हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 सिविक्स का एक नया इस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सरकार क्या है। देखिए, हमारे लिए एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि सीटेट में जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे और आप देखिएगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि हमारे जितने भी क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी से सेम टू सेम पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है डियर, और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे कि अगर आप बिहार स्टेट का एक अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें या बीपीएससी का, तो आप ज़रूर देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना वो एनसीईआरटी की बुक से ही रहता है। तो अगर आप 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 10 का एनसीईआरटी की बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लिए हम, उसके लिए सॉरी। तो चलिए, सबसे पहले देखिए सरकार के बारे में हम लोग तो सुनते आ रहे हैं कि सरकार 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 है। ठीक है, तो ये सरकार के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सरकार होता क्या है और ये कैसे काम करता है। जैसे कि हम लोग लोकतंत्रीय सरकार सुने हैं, फिर राजतंत्रीय सरकार सुने हैं। ठीक है, ये सब होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जैसे सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, ये सरकार की है। फिर कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। फिर सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। फिर बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। आप ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना ये सरकार कर रही है। ये बस इसलिए दिया हुआ है कि मान लीजिए आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि सरकार का कौन सा काम है कौन सा काम नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी ऐसा आपका सामुदायिक काम होता है ना उसका कौन नहीं करता है, तो सरकार करता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कहीं सुनामी आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी लोग क्षतिग्रस्त होंगे तो उसको खाना कौन देगा। अब कोई इंसान तो जाके नहीं देगा, ठीक है ना, तो उसको कौन देगा, तो उसको सरकार देगा। उसकी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा, सरकार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने हैं। देखिए, हर एक देश का जो ना अगर कोई भी काम करता है मतलब कोई भी देश जो है तो उसको काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये जो निर्णय है कि जैसे कि अगर कौन कौन सा मैटर पे सरकार जो है काम करती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, अगर कहीं सड़कें बनाया जा रहा है, ये स्कूल कहाँ बनाया जाए। स्कूल आप कहीं भी यहीं पे कहीं भी अगर मान लीजिए बना नहीं सकते, स्कूल बनाने के लिए भी आपको सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा कि कौन सा जगह पे आप स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं और किस जगह पे कॉलेज नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाया जाए अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो गरीबों की मदद करना, तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए डाक और रेल सेवा, ये किसका है, ये भी सरकार का है। आपको 3-4 दे दिया जाएगा, ऑप्शन में पूछा जाएगा कि ये सरकार के अंदर कौन आता है। ठीक है, इसी तरह सरकार का काम देश की सीमाओं की रक्षा करना। अच्छा, देश की सीमाओं की रक्षा करना कौन करता है। ठीक है, वो बॉर्डर पे जो सैनिक लड़ते हैं वो किसके कहने पर लड़ते हैं, तो सरकार के कहने पर लड़ते हैं। सरकार जो है हमारी सीमाओं की रक्षा करता है। इसके अलावा देश में जो शांतिपूर्ण, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर अपना मतलब कि शांतिपूर्ण जो संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो ये भी किसका काम है, वो सरकार कर रहा है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखते होंगे कि जगह जगह मिड डे मील योजना या फिर स्कूलों में जो खोला गया है, इसके लिए अलावा अनाथ आश्रम है, फिर वृद्धाश्रम है। तो ये सब क्यों है, क्योंकि इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हर एक जगह पे जो है आपके सरकारी अस्पताल जो है खोले गए हैं। तो ये सब क्यों है, तो इसलिए है ताकि हर एक लोगों को जो है मतलब कि खाना और क्या है एक स्वास्थ्य मतलब कि अच्छी स्वास्थ्य और पर्याप्त भोजन जो है मिल सके, तो इसके लिए भी सरकार काम करती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई अपराध करता है तो अपराध करने के लिए वो कहाँ जाता है, मतलब होने के बाद कहाँ जाता है, वो न्यायालय जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए अच्छे से बता दे रहे इसको थोड़ा सा, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध रहता है तो लोग कहाँ जाते हैं, न्यायालय जाते हैं। और न्यायालय भी क्या है, तो ये भी सरकार का ही अंग है। अच्छा, ये सब इतनी सारी चीज़ें ये करती है, तो ये सब को करने के लिए इसे ना एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। ठीक है, और व्यवस्था को बनाए
रखने के लिए इसे कुछ नियम बनाते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, और इसी ये जो है अपनी सीमा में रहने वाले लोग मतलब कि जो इंडिया वाला लोग है वही फॉलो करेगा। कोई पाकिस्तान वाला तो इसको पाकिस्तान वाला पाकिस्तान का रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अपनी सीमा में जो रहने वाले लोग हैं उन पे लागू करती है। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल, ये किसका उदाहरण है? तो सरकार का ही उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सरकार के स्तर, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू किया जाता है, ठीक है। जैसे सरकार के स्तर, अब सरकार का स्तर क्या होता है? तो सरकार का स्तर जो होता है ना, 3 स्तर का होता है। एक होता है स्थानीय स्तर होता है, एक राज्य स्तर होता है जिसको हम लोग, और एक क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर होता है, ठीक है। राज्य स्तर, स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आपका इंडिया में नरेंद्र मोदी जो बैठा हुआ है दिल्ली में, वो राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा है। अगर हम लोग महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में हो गया, तो महाराष्ट्र स्तर, या दूसरे किसी भी राज्य की बात करें, झारखंड की बात करें तो झारखंड में जैसे कि हेमंत सोरेन बैठा हुआ है तो वो कौन सा स्तर पे हो गया? तो वो आपका राज्य स्तर पे हो गया। अगर राज्य स्तर, मान लीजिए अगर हम लोग महाराष्ट्र में ही किसी जिले की बात कर लेते हैं, मान लीजिए गोंदिया एक ज़िला है, ठीक है, या कोई भी दूसरे स्टेट की किसी भी जिला की बात करते हैं, और जिला में किसी गाँव की बात करते हैं, ठीक है, जिला की बात करें, गाँव की बात करें, या किसी भी प्रखंड की बात करें, तो ये कौन सा स्तर में आता है? तो ये आपका स्थानीय स्तर में आता है। तो ये 3 स्तर है और तीनों स्तर पर जो है सरकार काम करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकार कितने स्तर पर काम करती है? 3 स्तर पर। और 3 स्तर कौन कौन सा होता है? और आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो ये कौन सा स्तर होगा? तो ये राष्ट्रीय स्तर होगा। अगर हम लोग राजस्थान सरकार की बात करें कौन सा स्तर होगा? तो ये भाई राज्य स्तर होगा। अगर मान लीजिए किसी जिला का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा स्तर है, तो भाई वो राज्य स्थानीय स्तर है, ठीक है। अब देखिए सरकार और कानून, जैसे कि हमने कहा कि कुछ निर्णय लेते, कुछ कानून बनाते हैं और वहाँ के लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कानून बना हुआ है, अलग अलग तरीके का कानून बनाना है कि भाई कोई चोरी नहीं कर सकता, जो चोरी करेगा उसको क्या होगा? सज़ा मिलेगा। इसके अलावा कोई भी मतलब कि बिना लाइसेंस का गाड़ी नहीं चला सकता, बिना लाइसेंस का आपका कोई मेडिकल नहीं शॉप नहीं खोल सकता, कोई मतलब कि किसी तरीके का शॉप नहीं खोला जा सकता बिना लाइसेंस का। अगर ऐसा होता है तो फिर उसे जो है सज़ा काटना पड़ता है, इसके अलावा जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये हर एक लोगों के लिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी के लिए ये आप पे लागू होता है। फिर सरकार के प्रकार, ठीक है। देखिए सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे कि सरकार जो होती है हम लोग लोकतंत्रीय सरकार के बारे में सुने, राजतंत्र की सरकार के बारे में सुने, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि कैसी सरकार है। अगर लोकतंत्रीय सरकार की बातें कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से चुना गया है, तभी ना। जैसे कि अगर हम लोग नरेंद्र मोदी को चुने तो वो ऐसे ही नहीं बन गया, वो हम लोग सारे लोग उसको चुने तब जाके वो नरेंद्र मोदी जो है आपका सेंटर पे बैठा हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वोट के अनुसार हर एक लोगों को अधिकार मिला है और वो लोग सभी लोग चुनते हैं। तो इसको हम लोग लोकतंत्रीय सरकार कहेंगे। लेकिन राजतंत्रीय सरकार क्या होता है? राज्य मतलब तो समझ गए, राज्य मतलब राजा राज्य करता है, तो यहाँ पे राजा का ही सरकार चलेगा, ठीक है। तो ये होता है राजतंत्र, ये होता है लोकतंत्र, ठीक है। तो राजतंत्र में क्या होता है कि अगर मान लीजिए राजा अगर बोल देता है कि ये सही है तो यही सही रहेगा, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। लेकिन लोकतंत्र सरकार में क्या होगा, मान लीजिए अगर कोई भी सरकार का निर्णय है, ठीक है ना, तो अगर वो निर्णय लिया है और वो गलत है तो सारे लोग जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, धरना और प्रदर्शन होता है, और फिर उस निर्णय को मतलब हटाने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग लोकतंत्रीय सरकार। तो ये था आपका लोकतंत्र और राजतंत्र। तो जैसे कि लोकतंत्र में हम लोग जैसे वोट के से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो आपको पता होगा कि पहले क्या होता था ना कि जो लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता था कि जैसे कुछ औरतों को या कुछ गरीब लोग जो होते थे ना, उन्हें जो है चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए जो है बहुत कम ही लोग जो है, जो कि आपका अमीर लोग होते थे, जो आपका शिक्षित लोग होते थे, तो वही लोग जो है उन्हें वोट देने का अधिकार था, ठीक है।
तो इसलिए गांधी जी ने, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत सारे नेता जो थे इसके विरोध किए और उन्होंने ज़ोर शोर से ये मांग रखी कि हर एक किसी को जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और 1931 ईस्वी में जो है यंग इंडिया पत्रिका में इन्होंने लिखा था कि मैं ये कभी भी सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र हो पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गांधी जी ने कहा था अपने यंग इंडिका पत्रिका में कहा था। कब हुआ था, आया था यंग इंडिया पत्रिका 1931 ईस्वी में। तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन आता है कि पहले जो है किसे वोट देने का अधिकार था? तो भाई औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और जो अशिक्षित को देने का अधिकार नहीं था, और गरीब लोगों को देने का अधिकार नहीं था। यानी कुछ ही लोग जो है वोट यहाँ पे दे सकते थे। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है सफरेज मूवमेंट क्या होता है। तो जैसे कि आपको अभी हम लोग पढ़े कि औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो ऐसा मूवमेंट, तो जो आपका मतलब कि आंदोलन जो कि महिला का मताधिकार का आंदोलन, इस आंदोलन को देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी, जहाँ पे औरतों को, महिलाओं को मतलब वोट देने का अधिकार के लिए आपका एक आंदोलन हुआ था। और इसी आंदोलन को क्या कहा जाता था? सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। याद रखिएगा सफरेज मूवमेंट किसको कहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो 1920 ईस्वी में हुआ था। देखिए हम इसका एमसीक्यू किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ना गलती कर दिए थे, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, गलती हो गया था मेरे से, हम 1920 की जगह 1928 बोल दिए थे अमेरिका और इंग्लैंड में। तो वो क्वेश्चन अगर आप एमसीक्यू देखें ना, तो प्लीज़ आप उसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा ऐसे। तो याद रखिए यहाँ पे कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है 1920 ईस्वी में मिला था, जबकि इंग्लैंड में औरतों को ये अधिकार जो है कुछ साल बाद 1928 ईस्वी में मिला था, ठीक है। तो हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे उसमें थोड़ा सा ये हम क्वेश्चन गलत कर दिए थे, तो उसके लिए सॉरी। अब हम ख्याल रखेंगे कि मेरा कोई भी एमसीक्यू में ऐसा मतलब कि मिस्टेक ना हो, लेकिन मिस्टेक जो है हर किसी से हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो था 1920 में मिला था, और जब इंग्लैंड की औरतों को ये अधिकार जो है कुछ साल बाद 1928 ईस्वी में मिला था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता था, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो इस चैप्टर का एमसीक्यू जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए हम यहाँ पे एनसीईआरटी के जितने भी आपका 6 to 8 की जो बुक है उसका एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, साथ में जो है पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है उस पर भी फोकस करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।